58 विधायक अलग, ममता बनर्जी की पकड़ ढीली कैसे पड़ी। टीएमसी की यह कहानी सिर्फ पार्टी टूटने की नहीं है, भरोसा टूटने की है। नमस्कार दोस्तों, राजनीति में एक पुरानी कहावत है, किला बाहर से कम अंदर से ज़्यादा टूटता है। आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में यही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस टीएमसी को कभी बंगाल की सबसे मजबूत पार्टी माना जाता था, जिस पार्टी ने सालों तक बंगाल की सत्ता को अपने हाथों में रखा, जिस पार्टी का नाम आते ही ममता बनर्जी का चेहरा सामने आता था, आज वही पार्टी अपने सबसे बड़े अंदरूनी संकट से गुजर रही है। बात छोटी नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार टीएमसी के 80 विधायकों में से करीब 58 विधायक ऋतुव्रत बनर्जी के साथ खड़े बताए जा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, 80 में से 58 विधायक अगर अलग लाइन पर चले जाएं तो यह सिर्फ नाराजगी नहीं, यह संदेश होता है कि पार्टी के अंदर भरोसे की दीवार दरक चुकी है। और यही वजह है कि आज बंगाल की राजनीति में सवाल उठ रहा है, क्या टीएमसी सच में टूट रही है? क्या ममता बनर्जी की पकड़ कमजोर पड़ गई है? क्या अभिषेक बनर्जी को लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी बढ़ी है? और क्या बीजेपी बिना कुछ किए इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा उठा रही है? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ टीएमसी की बगावत की नहीं है। आज की कहानी है हार के बाद पार्टी कैसे कमजोर होती है, भरोसा टूटने के बाद विधायक कैसे अलग लाइन पकड़ लेते हैं, और कैसे एक सिग्नेचर विवाद पूरी पार्टी के जड़ हिला देता है। सबसे पहले चुनाव का नंबर समझिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट के अनुसार वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 में बीजेपी को 207 सीटें और एआईटीसी यानी टीएमसी को 80 सीटें दिखाई गई। इलेक्शन कमीशन की पेज पर 293 डिक्लेयर्ड सीट्स का आंकड़ा दिख रहा है, जबकि बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। अब इस एक लाइन का मतलब आम भाषा में समझिए। कल तक जो पार्टी सरकार चला रही थी, आज वही पार्टी 80 सीटों पर आ गई और बीजेपी 207 सीटों के साथ सत्ता में आ गई। राजनीति में हार सिर्फ कुर्सी नहीं छीनती, कई बार हार नेता का डर भी खत्म कर देती है। और जब तक पार्टी जीतती रहती है, अंदर के लोग चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही हार होती है, लोग बोलना शुरू करते हैं। रामायण में एक बात समझने लायक है, लंका बहुत सोने की थी, बाहर से बहुत मजबूत दिखती थी, लेकिन असली संकट तब शुरू हुआ जब अंदर के लोग ही रावण के फैसलों से असहमत होने लगे। मेरे हिसाब से राजनीति में भी यही होता है, जब अपने ही लोग सवाल पूछने लगे तो समझिए संकट बाहर से नहीं, अंदर से शुरू हो चुका है। अब पहला संकेत कहां से दिखा? चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने अपने नए विधायकों की बैठक बुलाई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ममता बनर्जी की पहली पोस्ट इलेक्शन मीटिंग में 80 में से 9 टीएमसी विधायक नहीं पहुंचे थे। अब आम आदमी सोच सकता है 9 विधायक नहीं आए तो क्या बड़ी बात है, लेकिन राजनीति में यह छोटी बात नहीं होती, क्योंकि जब पार्टी अभी अभी चुनाव हारी हो, नेतृत्व को सबको एक साथ बैठना हो, आगे की रणनीति बनानी हो और उसी समय विधायक बैठक से गायब रहे, तो यह सिर्फ गैर हाजिरी नहीं होती, यह अंदर की बेचैनी के पहला इशारा होता है। मेरे हिसाब से यही वह पहला मोड़ था जहाँ से टीएमसी के अंदर की खामोशी आवाज़ बनने लगी। और कहानी यही रुकती नहीं है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बाद में ममता बनर्जी के घर बुलाई गई एक अहम बैठक में सिर्फ 20 विधायक पहुंचे और 60 विधायकों की गैर हाजिरी ने नेतृत्व के लिए बड़ा झटका पैदा किया। यानी पहले 9 नहीं आए और फिर करीब 60 नहीं आए। इसका मतलब साफ था, यह मामला सिर्फ नाराजगी का नहीं, अब मामला भरोसे की कमी का हो चुका था। अब असली आग शुरू होती है। विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन बनेगा? यह सवाल बाहर से छोटा लगता है, लेकिन हार के बाद विपक्ष का नेता ही पार्टी का विधानसभा चेहरा बनता है। सरकार से सवाल कौन पूछेगा? टीवी कैमरे पर पार्टी की आवाज़ कौन बनेगा? विधानसभा में पार्टी की दिशा कौन तय करेगा? यही वजह है कि टीएमसी के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन का पद बड़ा मुद्दा बन गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार टीएमसी ने सोहन देव चट्टोपाध्याय को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए एक लेटर दिया, लेकिन ऋतुव्रत बनर्जी और संदीप शाह ने आरोप लगाया कि उस लेटर पे सिग्नेचर्स को लेकर रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ सिग्नेचर्स ब्लॉक लेटर्स में थे और कुछ एमएलए ने कहा उन्होंने कोई रेजोल्यूशन साइन नहीं किया। अब इसे आसान भाषा में समझिए। पार्टी कह रही थी हमारे विधायकों ने समर्थन दिया है, लेकिन कुछ विधायक कह रहे थे कि हमने ऐसा साइन किया ही नहीं है। यहीं से मामला राजनीति से निकलकर शक और जांच की तरफ चला गया। और राजनीति में जब भरोसे की जगह शक हो जाए तो फिर लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं रहती, लड़ाई इज्जत, पहचान और अस्तित्व की बन जाती है। यहाँ एक जरूरी बात और समझिए, क्या सिर्फ सिग्नेचर विवाद से पार्टी टूट जाती? नहीं, मेरे हिसाब से सिग्नेचर विवाद सिर्फ चिंगारी थी, असल आग अंदर पहले से लगी हुई थी। चुनाव हारने के बाद सवाल उठ रहे थे, कौन जिम्मेदार है? अब पार्टी कौन चलाएगा? ममता बनर्जी की बात पहले जैसी मानी जाएगी या नहीं? अभिषेक बनर्जी की भूमिका कितनी होगी? विधायक दल में किसकी चलेगी? और यही सवाल अंदर ही अंदर पक रहे थे। महाभारत में भी पासे का खेल सिर्फ खेल नहीं था,
असल लड़ाई तो भरोसे, सत्ता और अपमान की थी। और इसी तरह यहाँ सिग्नेचर विवाद सिर्फ सामने दिखने वाली बात है, पीछे की कहानी बहुत गहरी है। फिर मामला एफआईआर और सीआईडी तक पहुँच गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार स्पीकर के सेक्रेटरी ने हेरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई और मामला सीआईडी को सौंपा गया। रिपोर्ट में शुभेंदु अधिकारी के हवाले से कहा गया कि डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी के आरोप थे और कई सिग्नेचर्स पर सवाल उठे। डिकेन हेराल्ड ने भी इसी फेक सिग्नेचर रो को एक्सप्लेन करते हुए लिखा कि मामला टीएमसी के लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन के चुनने से जुड़ा था और इसी कंट्रोवर्सी के बाद से ऋतुव्रत बनर्जी और संदीप शाह को पार्टी से निकाल दिया गया। अब यहाँ सोचिए, जब किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर अपने ही विधायकों के सिग्नेचर की जांच पुलिस और सीआईडी तक पहुंच जाए तो जनता के बीच क्या मैसेज आता है? लोग यही सोचते हैं, अगर पार्टी अपने घर के अंदर ही सहमति साफ नहीं रख पा रही तो जनता के मुद्दे कैसे संभालेंगे? मेरे हिसाब से टीएमसी को सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ, क्योंकि चुनाव हारने के बाद पार्टी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एकता दिखाने की, लेकिन सामने क्या आया? सिग्नेचर विवाद, एफआईआर, सीआईडी जांच, विधायकों की गैर हाजिरी और फिर खुली बगावत। इसके बाद 31 मई को बड़ा कदम उठाया गया। टीएमसी ने ऋतुव्रत बनर्जी को और संदीप शाह को पार्टी से निकाल दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया कि टीएमसी ने दोनों नए चुने गए विधायकों को एंटी पार्टी एक्टिविटीज के आरोप में सस्पेंड किया है और पार्टी मीटिंग से बार बार दूर रहने के बाद भी उस लेटर में लिखी गई। अब पार्टी को लगा होगा कि 2 लोगों पर कार्रवाई होगी तो बाकी डर जाएंगे, लेकिन राजनीति में हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार कार्रवाई डर नहीं पैदा करती बल्कि विद्रोह को और मजबूत कर देती है। हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है, दबी आग को हवा मिल जाए तो चूल्हा नहीं पूरा घर गर्म हो जाता है। मेरी समझ में टीएमसी के अंदर यही हुआ। जिन 2 नेताओं को पार्टी ने बाहर किया उन्हीं के आसपास बागी विधायक जमा होने लगे और फिर कहानी अचानक बहुत बड़ी हो गई। अब आते हैं सबसे बड़े मोड़ पर। 3 जून 2026 इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ऋतुव्रत बनर्जी 58 रिबेल टीएमसी एमएलए के सिग्नेचर्स वाला लेटर लेकर विधानसभा पहुंचे। उसी बैठक में उन्होंने टीएमसी विधायक दल का नेता चुना गया और उनका नाम लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए आगे किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ऋतुव्रत बनर्जी के दावे के हवाले से कहा गया कि स्पीकर राहिंद्र बोस रिबेल ग्रुप को लेजिस्लेचर पार्टी स्टेटस स्वीकार किया और ऋतुव्रत को लीडर ऑफ ऑपोजिशन माना गया। टीओआई ने भी यह लिखा कि रिबेल ग्रुप में 58 विधायक बताए गए और 2 और विधायक जोड़ने की बात कही गई। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, 58 का नंबर इतना अहम क्यों है? क्योंकि 80 का 2/3 करीब 54 होता है और अगर 58 विधायक सच में एक साथ खड़े हैं तो यह सिर्फ पॉलिटिकल मैसेज नहीं, यह कानूनी और विधानसभा के हिसाब से भी बहुत बड़ा नंबर माना जाता है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के एंटी डिफेक्शन लॉ एक्सप्लेनर के अनुसार दल बदल कानून में मर्जर की स्थिति में कम से कम 2/3 लेजिस्लेटर का समर्थन बहुत अहम होता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है। सिर्फ 58 का दावा अपने आप सब कुछ फाइनल नहीं कर देता। कानूनी प्रक्रिया, स्पीकर का फैसला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका और अगर मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट की नज़र, ये सब आगे अहम रहेंगे। इसीलिए वीडियो में यह बात हमें स्पष्ट रखनी चाहिए कि 58 विधायक वाला दावा बहुत बड़ा है, लेकिन आखिरी कानूनी तस्वीर आने वाले दिनों में और साफ होगी। अब यहाँ एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। रिबेल ग्रुप ने ममता बनर्जी को पूरी तरह रिजेक्ट करने की कोशिश नहीं की। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार रिबेल एमएलए ने अपने पत्र ममता बनर्जी को लीडर के रूप में नामित रखा, लेकिन विधायक दल का कंट्रोल ऋतुव्रत बनर्जी के हाथ में जाता दिखा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भी लिखा गया कि रिबेल्स ने ममता बनर्जी को पार्टी चेयरपर्सन माना, लेकिन अभिषेक बनर्जी की विधायक दल में भूमिका को रिजेक्ट कर दिया। यह बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल है, क्योंकि इसका मतलब है बागी विधायक सीधे ममता बनर्जी को हटाने की भाषा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वे यह कह रहे हैं कि विधानसभा में हमारी लाइन अलग होगी। मेरे हिसाब से यह बहुत चालाक राजनीतिक रास्ता है, क्योंकि अगर वो सीधे ममता बनर्जी के खिलाफ जाते तो भावनात्मक नुकसान हो सकता था। ममता बनर्जी आज भी बंगाल की पॉलिटिक्स में बड़ा नाम है, इसलिए रिबेल्स ने एक रास्ता साफ निकाला है। ममता जी को सम्मान दीजिए, लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। सामने सम्मान, अंदर नियंत्रण। अब अभिषेक बनर्जी का एंगल समझिए। टीएमसी की राजनीति में पहले कुछ सालों में अभिषेक बनर्जी का प्रभाव बढ़ा है, लेकिन जब पार्टी हारती है तो आगे पार्टी कौन संभालेगा, यह सवाल बहुत तेज हो जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि रिबेल्स ने अभिषेक बनर्जी की विधायक दल में भूमिका को रिजेक्ट किया। मेरी समझ में यही इस पूरे संकट की असली गहराई है, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ आज के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की नहीं है। यह लड़ाई है आने वाले समय में टीएमसी किसके हाथ में रहेगी। ममता बनर्जी की पूरी राजनीति, अभिषेक बनर्जी की नई टीम या फिर ऋतुव्रत बनर्जी जैसा नया रिबेल चेहरा। यही सवाल टीएमसी के अंदर असली तनाव पैदा कर रहा है।
अब बीजेपी की भूमिका समझिए। जब भी किसी विपक्षी पार्टी में टूट होती है तो सबसे पहले सवाल बीजेपी पर आता है। लोग पूछते हैं, क्या बीजेपी ने यह करवाया? क्या बीजेपी रिबेल्स को अपने साथ लेगी? क्या यह पावर गेम है? लेकिन यहाँ बीजेपी ने अलग रास्ता चुना। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वेस्ट बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने साफ कहा कि बीजेपी के दरवाजे टीएमसी के लिए बंद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने 207 का नंबर किसी को इंपोर्ट करके नहीं पाया और बीजेपी में ट्रिनामूलाइजेशन नहीं होने दिया जाएगा। अब इसे आसान भाषा में समझिए। बीजेपी कह रही है, हमें टीएमसी नेताओं की ज़रूरत नहीं है, जनता ने हमें अपने दम पर जिताया है। मेरे हिसाब से यह बीजेपी की बहुत सोच समझकर बनाई गई रणनीति है। क्यों? क्योंकि बीजेपी दो फायदे लेना चाहती है। पहला, टीएमसी कमज़ोर हो। दूसरा, बीजेपी पर यह आरोप न लगे कि उसने टीएमसी को तोड़ा। यानी बीजेपी दूर भी दिखना चाहती है और टीएमसी की कमजोरी का फायदा भी लेना चाहती है। राजनीति में कई बार खिलाड़ी मैदान में उतरे बिना भी खेल जीत जाता है। यह वैसा ही मामला दिखाई देता है। लेकिन ममता बनर्जी इस पूरे मामले को कैसे देख रही हैं? इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रोटेस्ट के दौरान बीजेपी पर आरोप लगाया कि मनी, अरेस्ट और डर के जरिए टीएमसी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। रिपोर्ट में ममता ने यह भी कहा कि उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को डराया जा रहा है। अब यहाँ बैलेंस्ड बात समझनी होगी। ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी दबाव बना रही है। बीजेपी कह रही है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, वह टीएमसी रिबेल्स को नहीं लेगी। यानी दोनों तरफ अपनी अपनी कहानी है। मेरे हिसाब से दर्शकों को यही साफ बताना चाहिए, दोनों तरफ अपनी अपनी कहानी है। मेरे हिसाब से दर्शकों को यही साफ साफ बताना चाहिए। अभी फैक्ट यह है कि टीएमसी के अंदर बड़ी बगावत दिख रही है। बीजेपी पर ममता आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी पब्लिक तौर पर दूरी दिखा रही है। अब सवाल है, इससे ममता बनर्जी को कितना नुकसान हुआ? मेरे हिसाब से बहुत बड़ा, क्योंकि राजनीति में नेता की ताकत सिर्फ भाषण से नहीं मापी जाती। नेता की ताकत इस बात से मापी जाती है कि उसके लोग उसके साथ खड़े हैं या नहीं। अगर 80 में से 58 विधायक अलग रास्ते पर जा रहे हैं तो मैसेज बहुत बड़ा है। यह सिर्फ विधानसभा की गिनती नहीं है, यह भरोसे की गिनती है। ममता बनर्जी ने बंगाल की राजनीति में लंबी लड़ाई लड़ी है, सड़क से सत्ता तक पहुंची, लेफ्ट के मजबूत किले को तोड़ा, बंगाल में अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन राजनीति में कोई भी किला हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं होता। मेरे हिसाब से 2026 की हार ने ममता बनर्जी की अजेय छवि को चोट पहुंचाई है और जैसे ही यह छवि कमज़ोर हुई, अंदर के लोग अपनी आवाज़ उठाने लगे। अब सवाल है, क्या यह शिवसेना जैसी कहानी बन सकती है? न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने महाराष्ट्र 2022 के शिवसेना स्प्लिट का रेफरेंस देते हुए बताया कि वहां एकनाथ शिंदे ज़्यादातर एमएलए के साथ अलग हुए थे, असेंबली में अलग ग्रुप बना और बाद में पार्टी नेम सिंबल की लड़ाई भी हुई। लेकिन बंगाल और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा फर्क है। महाराष्ट्र में लड़ाई सरकार बदलने की थी, बंगाल में टीएमसी पहले से ही सत्ता हार चुकी है। इसलिए यहाँ लड़ाई सरकार बचाने की नहीं है, यहाँ लड़ाई है विपक्ष में असली टीएमसी कौन, विधानसभा में पार्टी की आवाज़ कौन, भविष्य में ममता कैंप मजबूत रहेगा या रिबेल कैंप, और क्या पार्टी सिंबल तक लड़ाई जाएगी? न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी यह संभावना लिखी गई कि रिबेल साइड और आगे पार्टी पर क्लेम की दिशा में बढ़ सकती है। क्या यह सिर्फ विधायक दल की बगावत है या आगे टीएमसी के नाम और निशान तक भी जाएगी? अब कॉमन मैन पर इसका असर क्या होगा? कई लोग कहेंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कौन किस पार्टी में टूट रहा है। लेकिन फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र में मजबूत सरकार के साथ मजबूत विपक्ष भी जरूरी होता है। अगर विपक्ष ही अंदर से टूट जाए तो जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? महंगाई, नौकरी, कानून व्यवस्था, स्कूल, अस्पताल, किसान, गरीब, बिजली, सड़क, इन मुद्दों पर सरकार से सवाल कौन करेगा? अगर टीएमसी अंदरूनी लड़ाई में उलझी रहेगी तो बंगाल में बीजेपी को खुला पॉलिटिकल स्पेस मिलेगा, और जब अपोजिशन कमज़ोर होता है तो सत्ता पक्ष पर दबाव कम हो जाता है। मेरे हिसाब से आम आदमी के लिए यही सबसे बड़ा असर है। यह सिर्फ टीएमसी का संकट नहीं है, यह बंगाल में अपोजिशन की ताकत का भी संकट है। अब नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा? ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल की नेता नहीं है, वह लंबे समय से नेशनल अपोजिशन पॉलिटिक्स का बड़ा चेहरा रही है। अगर टीएमसी कमज़ोर होती है तो विपक्षी राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक में मीटिंग चाहती हैं, लेकिन कुछ अपोजिशन सर्कल्स में यह भी चर्चा है कि वह बंगाल में पोस्ट इलेक्शन वायलेंस और टीएमसी क्राइसिस पर सपोर्ट जुटाना चाहती है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि ममता बनर्जी अब बंगाल के अंदर भी लड़ रही है और नेशनल लेवल पर भी अपनी जगह बचाने की कोशिश कर रही है।
मेरे हिसाब से यह उनके पॉलिटिकल करियर का बहुत कठिन दौर है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी सत्ता में है, दूसरी तरफ पार्टी के विधायक अलग हो रहे हैं, तीसरी तरफ अभिषेक बनर्जी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहा है, और चौथी तरफ नेशनल अपोजिशन में भी क्रेडिबिलिटी का सवाल खड़ा हो सकता है। अब आगे क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, ममता बनर्जी सड़क पर उतरेंगी, इमोशनल अपील करेंगी, पुराने कैडर को जोड़ेंगी और यह कहेंगी कि टीएमसी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। यह रास्ता उनके पुराने पॉलिटिकल स्टाइल से मेल खाता है। दूसरा रास्ता, रिबेल ग्रुप और मजबूत होगा। अगर 58 का आंकड़ा टिक गया तो विधानसभा में रियल अपोजिशन फेस वही बन सकता है। तीसरा रास्ता, मामला कोर्ट, स्पीकर और इलेक्शन कमीशन की लंबी लड़ाई में जा सकता है, क्योंकि अगर बात सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन तक रहती तो यह एक तरह की लड़ाई है, लेकिन अगर बात पार्टी नेम और सिंबल तक जाती है तो यह लड़ाई बहुत लंबी हो सकती है। अब अंत में मेरे हिसाब से टीएमसी की यह बगावत अचानक नहीं हुई, यह हार के बाद पैदा हुई बेचैनी का परिणाम है। पहले चुनावी हार आई, फिर बैठक में विधायक गायब होने लगे, फिर विपक्ष नेता के नाम पर विवाद हुआ, फिर सिग्नेचर का मामला उठा, फिर एफआईआर और सीआईडी आई, फिर 2 विधायक निकल गए और फिर 58 विधायकों का दावा सामने आ गया। यानी यह कोई एक दिन की कहानी नहीं है, यह धीरे धीरे पकता हुआ संकट था, और जब ढक्कन खुला तो पूरा प्रेशर बाहर आ गया। दोस्तों, राजनीति में सबसे मजबूत नेता वही होता है जो हार के बाद भी अपने लोगों को साथ रख सके। जीत में तो सब साथ होते हैं, हार में असली साथी दिखते हैं। मेरे हिसाब से ममता बनर्जी के सामने आज यही सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या वे इस संकट से वापसी करेंगी, या बंगाल में टीएमसी का पुराना ढांचा सच में टूट जाएगा? क्या ऋतुव्रत बनर्जी सिर्फ रिबेल लीडर बनेंगे, या आगे चलकर बंगाल अपोजिशन का नया चेहरा बन सकते हैं? क्या बीजेपी सच में दूरी बनाए रखेगी, या आगे राजनीतिक हालात बदलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल की राजनीति में अब नया अध्याय शुरू हो चुका है? आपकी क्या राय है? क्या यह टीएमसी की सिर्फ अंदरूनी नाराज़गी है, या सच में ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संकट है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। मैं हूँ हिमांशु, और मेरी कोशिश यही है कि राजनीति को शोर से नहीं, समझ से देखा जाए। धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही।